नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों ये 8वां पार्ट है और अंतिम पार्ट भी। तो दोस्तों ये अंतिम पार्ट पढ़ने से पहले आप स्टार्टिंग की कहानी ज़रूर पढ़िएगा। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुनर्विवाह नाम से प्लेलिस्ट दी हुई होगी, वहाँ जाकर के आप पूरी कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, जिससे कहानी और आगे लिखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस अंतिम पार्ट को। किडनैपर्स। आप इस बैग को लेकर अपने बाएं तरफ चलिए और सामने जो ब्लैक कलर की स्कूटी रखी हुई है, उस स्कूटी में चाबी है, उसकी डिग्गी को ओपन कीजिए और बैग उसी डिग्गी में अंदर डाल दीजिए। इधर वीरेंद्र के घर से निकलते ही रीमा सुधीर के पास फ़ोन करती है। किडनैपर्स। देखिए, आप पर और आपकी पत्नी पर मैं बराबर नज़र बनाए रखे हूँ। आपकी पत्नी किसी से बात कर रही है। ध्यान रहे, अगर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अपनी पत्नी को बोलो होशियारी ना करे। वीरेंद्र घबरा जाता है, सोचता है कि यह क्या हो रहा है। इसके पास तो हर पल पल की खबर है और वह रीमा को किसी से फ़ोन ना करने के लिए कहता है और मन ही मन सोचता है कि काश यहाँ आसपास कहीं ना कहीं पुलिस होती। वीरेंद्र जैसे ही स्कूटी में डॉक्यूमेंट्स रखता है तो किडनैपर्स उसे कहता है अब इस स्कूटी को उठाइए और मेन बाज़ार में एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए और वापस अपने घर चले जाइए। स्कूटी पेड़ के नीचे छोड़कर वीरेंद्र वापस अपने घर आता है। तभी 2 व्यक्ति आते हैं और उस स्कूटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुधीर वीरेन के घर पहुंचता है और कहता है, आंटी जी, मैं कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूं, आपका लैंडलाइन नंबर मिल क्यों नहीं रहा। रीमा और वीरेंद्र बताते हैं कि उनके लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन कट कर दिया गया है। सुधीर, आखिर ये कौन है जो आपको इतना परेशान कर रहा है। अंकल, किडनैपर बहुत ही समझदार है। यदि उसने एड्रेस बताया होता तो हम वहाँ पहुंचकर पुलिस को तैनात कर देते, मगर किडनैपर इतना शातिर है कि उसने हमें एड्रेस ना बताकर डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए। अब हमें किडनैपर्स के फ़ोन का इंतज़ार करना होगा। तभी 2 घंटे बाद किडनैपर्स का वापस फ़ोन आता है और किडनैपर्स धमकी देते हैं कि तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है क्या। जब दो शोरूम के पेपर मांगे थे तो एक के क्यों दिए। तुमने आधा दिया है तो अब मैं भी आपको आपका आधा बेटा ही भेज दूंगा। वीरेंद्र, नहीं नहीं, मैं दूसरा भी दे दूंगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। किडनैपर्स, 1 घंटे के अंदर मुझे पेपर्स चाहिए, तब आपका बेटा आपको मिलेगा। हाँ, पेपर उसी जगह उसी बैग में रखकर उसी स्कूटी से उसी पेड़ के नीचे रखने हैं, समझ गए। कोई होशियारी नहीं। हाँ। वीरेंद्र दूसरी शोरूम के कागज़ भी उसी तरीके से स्कूटी के माध्यम से उस पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है तब किडनैपर्स का वापस फ़ोन आता है। किडनैपर, शाबाश, दोनों शोरूम के कागज़ मुझे मिल चुके हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी चीज़ किसी के द्वारा छीनने पर, और कैसा लग रहा है जब खुद का बेटा 2 दिन खुद से दूर रहा तो। क्या खाना खाया तुमने? नहीं ना। तो जिस तरीके से तुमने तुम्हारे बेटे का इतना बुरा लग रहा है, तो किसी और के बच्चों के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने मधु को घर से बाहर निकाल दिया बिना ये सोचे समझे कि वह कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। उसके साथ धोखाधड़ी से सारे कागज हड़प लिए, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। एक बार भी दया धर्म नहीं आया तुम्हें। अब बताओ क्या किया जाए तुम्हारा। पहुंचा दे तुम्हारे बेटे को ऊपर। अगर थोड़ा बहुत दुख है तुम्हें तो जा कर के मधु से माफ़ी मांगो, तभी आपका बेटा आप तक वापस आएगा। वीरेंद्र, आप हैं कौन, हमें यह तो बता दीजिए। हमें अपने किए पर पछतावा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किडनैपर्स, मैं जो भी हूँ, मगर ध्यान रखना तुम्हारा बेटा तुम्हें सही सलामत मिल रहा है, लेकिन दोबारा मधु और उसकी प्रॉपर्टी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो भी हूँ और मैंने जो भी किया है, जो सही था वह मैंने किया है। वास्तव में जो तुमने मधु का हक छीना था, बस मैंने वह वापस कर दिया है। अगर आइंदा से दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, इतना याद रखना।
वीरेंद्र सुधीर की तरफ देखकर, सुधीर, पता नहीं यह कौन था, शायद मधु का कोई हमदर्द होगा। उनकी बातें सुनकर मधु मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इतने में एक काली गाड़ी गेट के बाहर आकर रुकती है। उसमें से वीरेन बाहर निकलता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वीरेन को छोड़कर कार तेज रफ्तार से निकल गई। वीरेंद्र और रीमा दौड़कर वीरेन के पास जाते हैं, उसकी पट्टी खोलते हुए, बेटा, उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? कौन थे वो लोग? वीरेन, पता नहीं पापा, कल जब मैं शोरूम के लिए निकला तो मैं बेहोश हो गया था। वो लोग कौन थे और मुझे कहाँ ले गए मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। रीमा बेटे को छू कर देखती है और देखते हुए, बेटा, उन्होंने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान तो नहीं किया? वीरेन, नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मुझे अच्छे से टाइम टाइम पर खाना भी दिया। बस उन्होंने मेरे हाथ बांध रखे थे और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वे मुझे कहाँ लेकर गए थे और हम कहाँ थे। बस इतना पता है कि हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि कार में बैठने के मुश्किल से 2 या 3 मिनट बाद ही मैं यहाँ उतर गया। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से बहुत ही नज़दीक था। इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। सुधीर, चलो ठीक है अंकल जी, अब वीरेन वापस घर आ गया है, अब मैं चलता हूँ, कहकर सुधीर वहाँ से सीधा अपने दोस्त मनोज के पास जाता है और उसे इस मिशन को सक्सेस करने के लिए धन्यवाद देता है। मनोज और बाकी के दोस्तों को बताता है कि वीरेन के मम्मी पापा को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। अब मधु को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल चुकी थी। सुधीर मधु से कहता है, मधु, जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने शोरूम वगैरह को संभालो और इन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इन पर मेहनत करो। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन बातों ही बातों में माली काका ने सुधीर से कहा, सुधीर बेटा, तुम मधु से शादी क्यों नहीं कर लेते? सुधीर, नहीं काका, अभी मधु से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बरामदे में खड़ी मधु यह बातें सुन रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि सुधीर भी औरों की तरह ही निकला। मुझे तो ज्ञान दे रहा था, शायद वह भी यही सोचता है कि मैं विधवा हूँ, अपसुगनी हूँ। मधु की आंखों के कोर भीग गए, परंतु वह कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुधीर शादी करे ना करे, परंतु उसकी बहुत मदद कर रहा है और उसके लिए यही काफ़ी है। आज सुधीर की वजह से ही सारे प्रॉपर्टी वापस आ पाई है और वीरेन से भी पीछा छूट गया है। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। मधु अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगी। सुधीर ने सभी कामों वाले रख लिए थे ताकि मधु को काम के कारण पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। सुधीर और मधु की बॉन्डिंग भी अच्छी होती जा रही थी। समय के साथ मधु की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। मधु अब 21 की हो गई थी। उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब मधु ने फैशन डिज़ाइनर के लिए मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। वह बहुत ही मेहनत करने लगी ताकि वह खुद कपड़ों का डिज़ाइन करके मार्केट में उतरे और अपनी एक अलग से ब्रांड वैल्यू बनाए। आज मधु का रिजल्ट था जिसमें उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। मधु में अब आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह पहले जैसी सीधी और कमज़ोर नहीं थी। मधु ने अपने ही शोरूम के साथ साथ अपने खुद के कपड़े डिज़ाइन करना शुरू किया और उन्हें एक ब्रांड नाम देने के लिए उनके ऊपर काम करने लगी। कुछ ही समय में मधु के डिज़ाइंस किए गए कपड़े काफ़ी पसंद किए जाने लगे। मधु ने फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। मधु ने अपने ब्रांड्स का नाम MM ब्रांड रखा। MM ब्रांड के कपड़ों की मार्केट में बहुत ही डिमांड बढ़ने लगी, जिसके साथ मधु की ख्याति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सुधीर मोहित के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन सुधीर ने मधु से कहा, मधु, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? बोलो मधु। मधु ने आश्चर्य से सुधीर की तरफ देखा और सुधीर से कहने लगी, सुधीर, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? सुधीर ने कहा, नहीं मधु, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ
और वैसे भी मैंने मोहित को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मधु, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हो? सुधीर, हाँ क्यों नहीं, जरूर पूछो। मधु, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम सोच समझ कर फैसला लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। मधु, सुधीर, एक दिन माली काका ने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब तुमने काका को क्यों मना कर दिया था? सुधीर मुस्कुराते हुए, मधु, यदि मैं उस दिन तुमसे शादी करता तो शायद तुम्हें ऐसा लगता कि मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ, परंतु अब तुम एक सफल बिजनेस वूमेन बन चुकी हो। अब मैं ही नहीं, दुनिया का हर एक शख्स तुमसे शादी करना चाहेगा। जो लोग कल तक विधवा और अपशगुनी कहकर तुमसे दूर भाग रहे थे, वह भी तुमसे शादी करने को तैयार होंगे। उस समय मधु, मैं ये चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, तुम में आत्मविश्वास आए और शादी का फैसला तुम खुद अपनी सोच समझ के साथ करो। शायद आज वह दिन आ गया है कि तुम अपने अच्छे बुरे और भविष्य के बारे में सोच सकती हो। मधु, तुम सोच समझ कर फैसला लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मधु ने कहा, आपको पसंद ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। सुधीर खुश होकर, सच कह रही हो? मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि डरता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मधु, मैं भी पसंद करती हूँ आपको सुधीर। और फिर मधु शर्माने लगती है। दोनों अपनी मर्जी से शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। काफ़ी संघर्ष के बाद दोनों के जीवन की नई शुरुआत हुई। सुधीर ने मधु को हर सुख सुविधाएं दी, मान सम्मान सब कुछ दिया। मधु और सुधीर ने अपनी मेहनत और लगन से मोहित के बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। आज मधु एक सफल बिजनेस वूमेन है। उसने अपना और मोहित का सपना पूरा किया। मोहित की याद में उन्होंने मोहित के घर में ही एक विधवा आश्रम खोला। जिनका कोई ना हो और जो असहाय हों, उनको यहाँ शरण दी जाती है और हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। सभी को जीवन में खुलकर जीने का पूरा अधिकार मिलता है। विधवाओं के द्वारा रोज सुबह श्याम मंदिर में आरती की जाती है, शाम को भजन संध्या का आयोजन होता है। हर शिवरात्रि को, जन्माष्टमी को कलश यात्रा का आयोजन विधवाओं के द्वारा करवाया जाता है। हर तीज त्योहार पर सभी के लिए साज श्रृंगार का सामान आता है। सब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार तैयार होती हैं। विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी का भाग लेना अनिवार्य होता है। जो विधवाएं कम उम्र की होती हैं और जो पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ने की पूरी सुविधा दी जाती है। और अगर कोई दूसरा काम करना चाहती हैं तो उन्हें भी पूरी स्वतंत्रता होती है। कुल मिलाकर वीरान समझे जाने वाले जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति विधवा महिलाओं से शादी करना चाहता है और करता है, उसे 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि नगद दी जाती है। और उस नव वर वधू की ड्रेस खुद मधु डिज़ाइन करती है। इसी तरह का एक और आश्रम उन्होंने मधु के गांव के बाहर खोला। सबको ये बताने और समझाने की कोशिश की कि विधवा होना कोई गुनाह नहीं है। हर किसी को जिंदगी में खुश रहने और अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और हम अपनी दकियानूसी सोच से उनका ये अधिकार हरगिज नहीं छीन सकते। गांव के लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। सभी विधवाओं को पढ़ाना लिखाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाने लगी। भारत में आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां ऐसी मान्यताओं को माना जाता है। गांव में क्या, शहरों में भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन सब प्रथाओं को मानते हुए देखे जाते हैं। सुबह से उठकर उनका मुंह नहीं देखना, जो वॉशरूम वो उपयोग में ले लें उसमें घर के किसी सदस्य को न जाना, शुभ कार्य में शामिल न करना, बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। विधवाओं का दूसरा विवाह होना कोई अपराध नहीं है। उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। उन्हें सम्मान की जिंदगी दें, दुख में उनका सहारा बने, सहयोग करें, अपनापन दिखाएं, उन्हें अपमानित कर छोटा ना दिखाएं। जिंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। हम भी समाज में अच्छे से रहें और दूसरों को भी अच्छे से रहने दें, क्योंकि हर मधु को सुधीर मिले ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।